नमस्कार, मैं रोहित आपका दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिटेल गुरुजी पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर और एक सिंसियर अपोलॉजी करना चाहता हूं, सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि मेरा 3 महीने से ज़्यादा हो गए कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ। दूसरा, मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखे और जिन लोगों ने मेरा एक वीडियो वायरल किया जो कि किसानों से रिलेटेड था। किसान अपने खेत में फल और सब्जियाँ उगाते हैं, उनको 10 रुपये की कॉस्ट पड़ती है और हम लोग कंज्यूमर उसको 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये किलो से ज़्यादा का खरीदते हैं। बीच में 30, 40, 50 रुपये वो किस तरीके से बढ़ जाते हैं, इसका मैंने एक छोटा सा विवरण उस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश की थी, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और मेरे पास बहुत सारे लोगों के सवाल भी आए, कमेंट्स भी आए और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन पर उसका क्लिक दे रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, आज का जो थंबनेल है उसको देख करके शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मोबाइल कंपनियां किस तरीके से जाल बना रही हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो किस तरीके से जाल बना रही हैं और कैसे हम लोग फंसते जा रहे हैं। और मेरे साथ जो 3 महीने के बीच में जो इंसिडेंट हुआ उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 3 महीने पहले जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं अब उसका आपको खुलासा करता हूँ। मेरे पास सैमसंग का A8 प्लस मोबाइल फ़ोन है जो कि लगभग 1.5 साल पुराना है। अब ये फ़ोन ना तो गारंटी में है ना ही वारंटी में है। अब मेरे साथ क्या हुआ, 3 महीने पहले मैं दिल्ली गया था, 15-20 दिन वहाँ रहा। उसके बाद मेरा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया। जब वो मोबाइल फ़ोन ख़राब हुआ तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि मैंने मोबाइल को जो है बंद करके, स्विच ऑफ करके, या पूरा स्विच ऑफ हो चुका था, उसके बाद मैंने उसको चार्जिंग में लगाया। जब चार्जिंग में लगाने के बाद मैंने उसे ऑन किया तो वो ऑन होने की जगह ऑन नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आई, एंड्रॉयड का आइकन बना हुआ है। मैंने उसे स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन किया, वो नहीं ऑन हुआ। उसके बाद जो प्रॉब्लम आई, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में क्या होता है कि मॉडल नंबर सामने दिखाई देता है जैसे आप उसको ऑन करते हैं, तो मैंने ऑन किया, वो मॉडल नंबर आता है, फिर दोबारा रीस्टार्ट हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता जाता है, होता जा रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने उसको चार्जिंग में लगा के दोबारा देखा, चार्जिंग हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये प्रॉब्लम है क्या और ये हो क्यों रही है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि यार ये प्रॉब्लम है क्या। अब मैंने उस प्रॉब्लम को देखा तो मुझे ज़्यादातर वीडियोस को देख करके, ज़्यादातर आर्टिकल्स पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि ये शायद सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। जैसा कि हो सकता है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो। मैंने अपने पास की दुकान वाले को दिखाया कि यार इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, आप देख करके बता सकते हो। तो उसने कहा इसके अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है और सॉफ्टवेयर लगभग 300 रुपये का डलेगा आपका और 4 से 5 घंटे इसमें लग जाएंगे बनने के लिए। तो मेरे को असल में उस दुकान वाले से केवल आइडिया चाहिए था, रिलायबिलिटी उसकी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि यार ये इतना ज़्यादा बड़ा दुकानदार नहीं है, लेकिन कंप्यूटर वगैरह लगा के बैठा हुआ था, वो भी बहुत पुराने मॉडल का, तो मैंने उसको नहीं दिया। दिलशाद गार्डन कुछ अच्छी जगह लगी जहाँ पर कुछ और बड़े दुकानदार हैं, तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर रिपेयरिंग शॉप्स होती हैं जो कि मोबाइल वगैरह की रिपेयरिंग करती हैं। वैसे ज़्यादातर मोबाइल रिपेयर वो करते हैं हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बहुत कम लोग करते हैं। रीज़न क्या है कि चोरी के मोबाइल भी हो सकते हैं और काफ़ी इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है मेरे ख्याल से, जो मुझे समझ में आई। तो कुछ लोगों ने बोला कि कर सकते हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा पैसे भी मांगे, किसी ने कुछ प्रॉब्लम भी बताई, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बोला कि आप अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो शोरूम पे जाइए, सर्विस सेंटर पे जाइए, वो आपका कर देंगे और अच्छा आपको सजेशन दे देंगे। तो मैंने भी वही किया। दुर्गापुरी में एक सैमसंग का ऑथराइज सर्विस सेंटर है, मैं उसके अंदर गया अपना मोबाइल फ़ोन को लेकर के। तो मेरा मोबाइल फ़ोन देख करके उन्होंने बोला कि ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो मैंने उन्हें ऑन करके दिखाया और उनको समझाया कि ये इसके अंदर प्रॉब्लम है, और यूट्यूब पे मैंने देखा था तो ये इसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो आप चेक कर लीजिए। तो वो लड़की जो रिप्रेजेंटेटिव सैमसंग की तरफ से बैठी हुई थी, उसने बोला कि सर मैं इसको लगा के देख लेती हूँ USB जो भी उसकी डेटा केबल है उसके थ्रू। तो कह रही है कनेक्ट नहीं कर रही है, इसमें प्रॉब्लम है। फिर वो मेरा मोबाइल फ़ोन अपने अंदर एक उनका केबिन बना रहता है जहाँ पे शायद वो लोग रिपेयर वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर वो मेरे मोबाइल को लेके गई और वहाँ पर दिखाने के बाद वो मुझे बोली कि सर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम है। तो मैंने उसके अंदर फिर कुछ किया ऐसा कि पावर बटन ऑन किया प्लस वॉल्यूम डाउन वाला की को पकड़ करके, यानी कि दोनों को एक साथ प्रेस किया,
तो उससे कुछ और तरीके से खुल जाता है, तो उसमें कुछ फाइल वगैरह दिखाई देती हैं, जैसे रिबूट करने के लिए कुछ आता है, पावर ऑफ करने के लिए आता है। तो इस तरीके से उसमें एक जैसे सॉफ्टवेयर डालने के लिए एक ऑप्शन आता है, तो मैंने वहाँ पर और उसको दिखाया कि आप कनेक्ट करके देखिए। तो उसने कनेक्ट किया, 4-5 जगह पे किया और थोड़ा टाइम भी लिया। फिर वो दोबारा गई कि सर मैं इसको एक बार और अंदर वाले सिस्टम में लगा के देख लेती हूँ, शायद वहाँ चल जाए। तो उसने अंदर जाकर के क्या बात करी क्या नहीं करी, वो बाहर आई, कह रहे सर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। और उसने मुझे बोला कि आपका फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है कि इसका जो अंदर का जो पूरा क्या कह सकते हैं मतलब स्ट्रक्चर है या मदरबोर्ड जिसे बोलते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो उसने कहा कि इसका एक मदरबोर्ड चेंज होगा, क्योंकि इस फ़ोन का जो डेटा जहाँ से लगाया जाता है वो सॉकेट इसके साथ अटैच है। मैंने कहा खर्चा बताइए। तो उन्होंने मुझे एस्टिमेटेड खर्चा लगभग 13,000 समथिंग, यानी कि 13,500 से 14,000 के बीच में बता दिया, प्लस सॉफ्टवेयर का भी उन्होंने खर्चा बताया। मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाला है, क्योंकि 29,000 रुपये का मैंने फ़ोन खरीदा था और 13-14,000 रुपये लग जाएंगे 1.5 साल के बाद। इसकी कॉस्ट भी नहीं, अगर मैं इसे रीसेल में ही बेचता, अगर ये ठीक भी होता तो भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलते। तो उसने कहा सर आपकी चॉइस है, आप देख लीजिए। मैंने कहा यार एक बार और ट्राई करके देखिए, कुछ और हो सकता है क्या? उसने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि मैंने काफ़ी जगहों पे पता किया है कि इसमें सॉफ्टवेयर की ही प्रॉब्लम है, तो क्या आप सॉफ्टवेयर डाल देते हो? कह रहे सर सॉफ्टवेयर तो तब डालेंगे ना जब ये कनेक्ट होगा, ये USB से कनेक्ट नहीं हो रहा है और कोई भी कनेक्ट होने के बाद हमारे कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा है। मैंने कहा यार ये तो बड़ी समस्या है, अब क्या करूँ, मैं इतने पैसे नहीं लगा सकता। तो मैं थोड़ा सा अंदर से डिप्रेस था। अब मैं वहाँ से जाता हूँ तो जाते जाते मैं उससे पूछता हूँ कि सॉफ्टवेयर डालने का क्या खर्चा है? सॉफ्टवेयर डालने का खर्चा 250-260 रुपये लगभग उसने मुझे बताया कि इतने तक का हम लोग सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो मेरे मन में एक बात खटकी कि 13-14 हज़ार रुपये और एक सॉफ्टवेयर डालने की कीमत केवल 260-70 रुपये शायद। लेकिन मैं इससे पहले अपने आसपास की दुकानों से पता कर चुका था कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो ज़्यादातर लोगों ने सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम बताई। तो एक शख्स जो दुकानदार मुझे लगा रिलायबल था, उसने बोला कि मेरा कोई जान पहचान का है, वो सैमसंग शोरूम में ही वर्क करता है, सर्विस सेंटर्स पे ही, ऑथराइज पे, और वो पार्ट टाइम में मोबाइल रिपेयर भी ठीक करता है, तो मैं उसको आपका दिखा सकता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो उसने स्क्रीनशॉट लेकर के, यानी कि अपने फ़ोन से जो प्रॉब्लम थी उसने रिकॉर्ड करके उसको भेजी। उसको समझ में आ गया सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। उसने बोला लगभग 500 रुपये तक का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हम इससे पहले भी करा चुके हैं, जो भी सॉफ्टवेयर का खर्चा होगा प्लस हमारी लेबर है। मैंने कहा ठीक है। उसने लेकिन इस साथ साथ मेरे को क्या बोला उस दुकानदार ने जो दिलशाद गार्डन में था, कि आपको एक आईडी जमा करनी पड़ेगी और इसका बिल मुझे दिखाना पड़ेगा। तो बिल मैंने उसको कहा कि मेरी मेल आईडी पे पड़ा हुआ, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाया था सैमसंग की तरफ से, तो मेल पे आपको मिल जाएगा, आप इसे ऑन कर लीजिए, तब तक मैं अपनी आईडी का फोटोकॉपी जीरोक्स आपको दे देता हूँ। तो मैंने अपना आधार कार्ड वहाँ पे सबमिट करा दिया था और अपना एड्रेस दिखा दिया था, मोबाइल नंबर दे दिया और अल्टरनेटिव नंबर दे करके मैं आ गया। 2 दिन के बाद मेरा फ़ोन ठीक हो गया और उसके अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी। उन्होंने सॉफ्टवेयर डाला, मेरे सामने ऑन किया, वो ऑन हो गया। मेरे से चार्ज भी उन्होंने पूरे 500 रुपये नहीं लिए, 400 कुछ रुपये, यानी कि 480-85 रुपये लगभग लिए, जो कि मैंने उनको पेटीएम से पे कर दिए। उन्होंने कहा कि हमारी इतनी कॉस्ट थी सॉफ्टवेयर की, प्लस लेबर का चार्ज ये था, तो हम इतना पैसे लेंगे आपसे, उससे ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे। मैं तो खुश हो गया। कहाँ मेरे 13-14 हज़ार रुपये का खर्चा था और कहाँ मैं 500 रुपये के अंदर में ही उसको ठीक करवा के ले आया। लेकिन प्रॉब्लम एक ये थी, उस दुकानदार ने बोला कि आप अपनी जब ईमेल आईडी डालेंगे ना, तो वो रीस्टोर करने के लिए पूछता है फ़ोन कि आपका पूरा फ़ोन वापस उसी फॉर्म में ले आएँ जैसा पहले था। ये गूगल की तरफ से एक सर्विस है, या फिर फ़ोन की इंटरनल सर्विस कह सकते हैं, कि वो सारी की सारी ऐप ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगी जैसे ही मैं उसके अंदर रीस्टोर का। तो वो नहीं करना था मुझे, मेरे को पूरा फॉर्मेट करके दोबारा से शुरू करना था, जैसे फ़ोन ही नया हो गया एक तरीके से। तो फ़ोन एक तरीके से नया था सॉफ्टवेयर के टर्म्स में, लेकिन फ़ोन फिजिकली पुराना है। तो ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई। अगर यही चीज़ वो शोरूम वाले करते तो शायद वो मैं अपना रीस्टोर करके सारी ऐप्स वापस ले लेता। अब मोबाइल में इंपॉर्टेंट ऐप्स बैंक की होती हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली, फिर अपनी ईमेल आईडीज़ की रहती हैं, काफ़ी जगहों पे हमने ईमेल बनाई रहती है, और कई सारों के हम पासवर्ड भूल जाते हैं मोबाइल बैंकिंग के। तो वो सब चीज़ें
थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर कोई फैमिलियर नहीं है। तो सबसे बड़ा चंगुल में फंसने वाली बात जो मुझे समझ में आई कि अगर वो फ़ोन रिपेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर बाहर डल सकता है, तो वो सर्विस सेंटर ने क्यों नहीं डाला। पहला क्वेश्चन मेरा जो बनता है कि सर्विस सेंटर को वो हो सकता था उनकी जानबूझ के चालाकी है, ये क्या है मुझे नहीं पता। अब उनका क्या सिस्टम है, वो मेरे फ़ोन से सही पार्ट निकाल के डालते या नहीं डालते, ये एक सेकेंडरी क्वेश्चन बन जाता है। वो रिपेयर करते या सॉफ्टवेयर डाल के ही मुझे दे देते, मुझे क्या पता चलता वो उन्होंने ये चीज़ की है या नहीं की है। तो ये एक मुझे जालसाजी दिखाई दी। मेरा मन तो बहुत ख़राब हुआ। मैंने उस दुकानदार से भी ये बात शेयर की। उन्होंने कहा भैया आपका काम हो गया ना, आप जाइए, अब क्या इस लफड़े में पड़ना। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक कसक बाकी रह गई थी कि यार ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं एक एज ए कंज्यूमर हूँ और मैं रिटेल में भी जॉब करता हूँ। तो बीइंग ए रिटेलर मैंने कभी किसी कस्टमर के साथ ऐसे चीट करने की कोशिश नहीं करी, और मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। और मेरे साथ क्या, जो लोग अवेयर नहीं उनके साथ प्रॉब्लम आएगी। फिर सारी की सारी वापस एप्लीकेशंस डालने में प्रॉब्लम आएगी। पेटीएम है, बैंक की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, ईमेल आईडी है, सारी की सारी वापस रीस्टोर करना टाइम लगता है, लेंदी काम हो जाता है। मेरी वीडियोस जो सेव थी, मेरा जो डेटा सेव था, जो मेरे पास फ़ोटो सेव थी, सब उड़ गई। जितना भी मेरा वीडियो से रिलेटेड था वो सब भी ऐप उड़ गई। तो वो सब वापस रीस्टोर करने में टाइम लगता है। तो इस वजह से भी मैं वीडियोस नहीं बना पाया था। लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे एक बात समझ में आई कि गवर्नमेंट ने बाहर सॉफ्टवेयर डालना मना करा हुआ है, क्योंकि पुलिस वाले आकर के पकड़ सकते हैं। और वो दुकान वाले भैया मेरे को बोल रहे थे कि अगर हम सीधे बोल देते हैं कि हाँ हम सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, तो पुलिस वाले हमें पकड़ के ले जा सकते हैं कि तुम चोरी का काम करते हो, तुम ये गलत काम करते हो। यार ये एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरा, सर्विस सेंटर की तरफ से जो चीज़ बाहर हो सकती है वही सर्विस सेंटर पे आदमी क्यों कराने के लिए जाता है कि यार एक तो ऑथेंटिक पार्ट डल जाए। बाहर कुछ गड़बड़ हो सकती है, वहाँ गड़बड़ नहीं होगी, जो भी होगा सही होगा। और वो सही होने की जगह हमारे साथ धोखेबाजी हो रही है, चीटिंग हो रही है। तो क्या हमें सर्विस सेंटर पे जाना चाहिए? तो मेरा तो इसमें क्या, मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइए कि ऐसी सिचुएशंस में हम लोग कैसे फंस गए हैं कि हम ना तो सर्विस सेंटर पे भरोसा कर सकते, ना बाहर ट्रस्ट कर सकते। और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि हम टेक्नोलॉजी के बिना रह नहीं सकते। तो हम तो एक तरीके से गुलाम हो जाएंगे इनके। जो ये चाहेंगे मनमाने पैसे लेना, वो ये लेंगे। और छोटे छोटे पार्ट्स के ये हमसे कितने भी पैसे मांग सकते हैं। वो चीज़ ख़राब है, नहीं ख़राब है, उसके पैसे ले सकते हैं। प्लस हमारे फ़ोन जो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ 3 साल, 4 साल, 5 साल की रहती है, वो उसके बाद ये हमारे डेटा उसमें से भी चुरा सकते हैं। और डेटा को लेकर के भी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही है। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन था मेरे मन में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। हाल फिलहाल में मेरे फ़ोन से तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मेरा बाहर ठीक हो गया, मेरे कम खर्चे में ठीक हो गया। लेकिन आपको भी अगर ऐसे कभी फंसे तो प्लीज़ मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का मोटिव भी ये था कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि 2-3 जगह 4 जगह पूछ लें, यूट्यूब पे भी सर्च कर लें, गूगल पे भी सर्च कर लें। पूरी जानकारी करने के बाद ही अपने फ़ोन को किसी को दें। जब आपको सही लगे, सही इंसान के पास आप जब पहुँचें। तो मेरा फ़ोन ठीक करने वाला भी एक सर्विस सेंटर वाला था जो किसी ऑथराइज सर्विस सेंटर पे काम करता है, जो कि पार्ट टाइम में ये सब काम करता है। उसने मेरा आईडी भी लिया। तो ये सारी चीज़ें समझ के, ये समझा कि वो ऑथेंटिक है, क्योंकि जिसको करना होता है वो सीधे सीधे कर सकता है, ठीक है। और लोग करते भी होंगे, लेकिन सर्विस सेंटर पे से तो भरोसा उठ गया ना। तो सैमसंग से भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, और बाकी और कंपनीज के भी सर्विस सेंटर से मैं बोलना चाहता हूँ। मैं सैमसंग का ही चीज़ें यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम 90% से ज़्यादा मेरे पास सैमसंग की चीज़ें रहती हैं। लेकिन मेरे को बैड एक्सपीरियंस हुआ जो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ के साथ अब मेरी अगली जो वीडियोज़ आएंगी वो 4-5 वीडियो किसानों के ऊपर रहेंगी, क्योंकि किसानों का मुद्दा इस समय बहुत ज़्यादा चला हुआ है। और मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जिसको मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसको किसानों तक अगर आप पहुंचाते हैं तो शायद उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, कोई टेक्नोलॉजी में इसमें कुछ करना चाहता है, तो उन लोगों के लिए भी मेरे पास ये सजेशंस हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम किसानों का फ़ायदा कर सकते हैं। तो अगली वीडियो मेरी जो आने वाली है वो किसानों से रिलेटेड है। तो मैं सभी लोगों से पुनः धन्यवाद करता हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बने रहें।